नमस्कार आप सभी। हम अपनी हिंदी कक्षा में पढ़ रहे थे हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या महत्व है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था कि पाठ्य पुस्तक क्या होती है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपको दो इसकी परिभाषाएं भी करवा दी थी जो कि आपको याद हो गई होंगी, क्योंकि परीक्षा में अगर आप परिभाषा लिख करके फिर किसी प्रश्न को शुरू करते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छा वे होता है, एग्जामिनर पे उसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आपके आंसर के प्रति वो सचेत हो जाता है कि आपका आंसर, आपका उत्तर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को हिंदी शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का महत्व आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि अगर हमने किसी पाठ्य पुस्तक का चयन करना है तो हमें उसके कौन कौन से आधार लेकर के चलने होंगे, यानी हमें किसी पुस्तक को अच्छी पुस्तक कहने के लिए क्या क्या गुण उसमें देखने चाहिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पाठ्य पुस्तकों के चयन के आधार। पाठ्य पुस्तकों के चयन के आधार। तो सबसे पहला आधार है पाठ्य पुस्तक लेखक। पाठ्य पुस्तक लेखक ये पहला आधार है। इसे हमने सबसे पहले देखना है कि पाठ्य पुस्तक का लेखक जो है क्या वो शैक्षिक है, क्या उसकी जो योग्यता है वो सही है, या उसकी जो उपाधियां हैं, उसके जो अनुभव हैं वो एकदम सही होने चाहिए, कि उसने अपने अनुभवों के आधार पर ही कोई पाठ्य पुस्तक लिखी होगी। तो हमने क्या देखना है, उसकी उपाधि, उसकी शैक्षणिक योग्यता, उसके अनुभव, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तकों का चुनाव करना है। यानी जिस किसी भी लेखक ने वो पुस्तक लिखी है तो उस पुस्तक के लेखक के बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए। उसके संदर्भ में हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, उसकी उपाधियां कौन कौन सी हैं, उसे कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, और इसके अतिरिक्त उसे कैसे अनुभव, उसके जीवन काल में उसे कैसे कैसे अनुभव रहे हैं, उसका जो एक्सपीरियंस रहा है उसको हमने देखना है। और उसके बाद ही हमें उसकी पुस्तक का एक अच्छी पुस्तक के रूप में चुनाव करना है। दूसरी चीज जिसे आधार के रूप में हमने देखना है वो है पाठ्य वस्तु की गहनता एवं व्यापकता। पाठ्य वस्तु की गहनता एवं व्यापकता, इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे कि उस पाठ्य पुस्तक के अंदर जो पाठ्य वस्तु, जो कंटेंट, जो लेसन्स, जो सामग्री दी गई है, क्या वो सामग्री, क्या वो कंटेंट अपनी गहनता यानी सूक्ष्म रूप में उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड सारी बातों को बताया गया है या नहीं बताया गया। और व्यापक स्तर पर, यानी अगर कोई टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक के अंतर्गत जितना कुछ पालकों के लिए जानना नेसेसरी है, क्या वो सारी की सारी संबंधित जानकारी उस पुस्तक में है या नहीं है, ये भी देखना है। तो जो बाहर इंडेक्स बना होता है उसके अंदर अनुक्रमणिका, जिसमें हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से लेसन्स हैं, तो वहां पे अगर किसी टॉपिक का या लेसन का नाम लिखा है तो उससे संबंधित जितनी भी जानकारी जिस भी क्लास की पुस्तक है उसके लिए जरूरी है जाननी, तो उससे संबंधित वो सारी जानकारी उस किताब में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है पाठ्य वस्तु की गहनता एवं व्यापकता। उसके बाद जो तीसरी चीज हमने देखनी है वो है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण में क्या आएगा, तो पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण मतलब पाठ्य वस्तु को किस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब प्रस्तुतिकरण मान लीजिए कि उसमें बहुत ही अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, ये दोनों चीजें हैं, लेखक बहुत अच्छा है,
ठीक है। लेखक की बहुत शैक्षणिक योग्यता भी है उसके पास, उसके बहुत सारी उपाधियां भी मिली है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे हैं। और इसके अलावा जो पाठ्य वस्तु, जो कंटेंट उसने दिखाया है वो पूरी तरह से सूक्ष्मता यानी गहनता से दिखाया है, उसमें व्यापकता है। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण है जैसे उसने उसको दिखाया है वो भी सही होना चाहिए। मतलब जो भी कंटेंट है, जो भी टॉपिक है उससे संबंधित उसमें चार्ट, उसमें रेखा चित्र, उसमें ग्राफ्स बने होने चाहिए। ठीक है। जैसे आप देखिए विज्ञान की किताब की ही मैं बात करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वैसे तो हमने हिंदी की किताब की बात करनी है, लेकिन सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें साइंस की बुक का इसमें लग सकता है। जैसे साइंस की किताब में अगर प्रयोग दिया जाता है, लिखा जाता है प्रयोग किस तरह से करना है, तो सामने एक पिक्चर में दिखाया भी जाता है किस तरह से आपने स्टैंड लेना है, परख नली लेनी है, इस तरह से आपने उसमें कोई जो भी आपने द्रव डालना है वो इस तरह से डालना है, ऐसा दिखाया जाता है ना। हमने साइंस की किताब में देखा जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो ये सब कुछ था। अभी भी हैं किताबें, तो हम स्कूल में नहीं है, हम कॉलेज में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे वही बात कहना चाहती हूँ कि अगर हिंदी की किताब है तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, या उसमें इस पॉइंट के अंतर्गत क्या होना चाहिए कि अगर कोई कहानी है तो कहानी से संबंधित क्या होनी चाहिए, सारी की सारी पिक्चर, सारे के सारे चित्र लगे होने चाहिए वहां पे। ठीक है। इसके अलावा अगर किसी चीज के भाग दिखाने हैं तो पाई चार्ट, जिसको हम रेखा चित्र बोलते हैं, उससे उसके भाग करके दिखाए जाने चाहिए। किसी चीज के बहुत सारे सिद्धांत हैं अगर वो दिखाए जाने हैं तब भी क्या करेंगे हम, तब भी कोई ट्री बना करके और अच्छे तरीके से बच्चे को हम वो पाठ समझा सके, या इसके अलावा हम क्या कर सके, उसके जो प्रिंसिपल सिद्धांत हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ सके। इस तरह से हमें चित्रों का, ग्राफ्स का, और या फिर हम ये कहें कि चार्ट का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से सिखाना है। यही सोच करके वो लेखक पुस्तक लिखे और उसकी पुस्तक में ये सब कुछ पाया जाए। ठीक है। तो ये है पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण। अगर हिंदी की किताब है तो कहानी है, चाहे नाटक है, अब नाटक है मान लीजिए लिखा हुआ है, तो एक पेज पे क्या करें, उस नाटक का सीन, अगर कोई दरबार का सीन दिखाया जा रहा है, राजा का कोई दरबार है, तो उस तरह से दिखाया जा सकता है ना पिक्चर के माध्यम से। तो इससे क्या होता है, बच्चों पर इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो चित्रों के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, ग्राफ्स के माध्यम से, डिपेंड करता है कि पुस्तक किस चीज की। तो हिंदी की बात कर रही है तो हिंदी में तो हमें क्या चाहिए, या तो किसी के भाग दिखाने के लिए रेखा चित्र चाहिए, या फिर हमें पिक्चर्स चाहिए। जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जो भी पाठ्य वस्तु है उससे संबंधित चित्र बना होना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, या फिर हमें क्या देखना है, अगर अच्छी पाठ्य पुस्तक की बात करें या पाठ्य पुस्तक के चयन के आधारों की बात करें, तो पाठ्यक्रम का प्रस्तुतिकरण भी पूरी तरह से प्रभावी होना चाहिए। इसके अलावा जो अगला बिंदु है वो है पाठ्य वस्तु की वैधता। पाठ्य वस्तु की वैधता। वैधता क्या होती है, वैध होना किसी चीज का मतलब सही, उचित होने को हम कहते हैं वैध होना, यही कहते हैं ना। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो भी कुछ दिखाया जाएगा वो रियल होना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बनी बनाई सच्ची बात नहीं है लेकिन यहाँ पे दिखा दी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एकदम रियल होना चाहिए, वैध होना चाहिए, उचित होना चाहिए। तो जो भी पाठ्य वस्तु दिखाई जा रही है, जो भी टॉपिक है, जो भी लेसन है, जो भी कंटेंट है, जो भी मटेरियल है, जो भी सामग्री है, वो एकदम वैध होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों को उसका फायदा मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिखाना जिससे कि बच्चे भ्रम में पड़ जाए। तो इसलिए पाठ्य वस्तु की वैधता भी चयन का एक आधार है। उसके बाद जो हमारा अगला बिंदु है वो है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की भाषा। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण की भाषा। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, जो पाठ्य वस्तु में जो भी कुछ दिखाया गया है वो उसकी भाषा बिल्कुल पूरी तरह से शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है। शुद्ध शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्य वस्तु जिस भी भाषा में लिखी गई है वो भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और जो भी वाक्य दिए गए हैं वो एकदम सही होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। अब ये डिपेंड करता है किस तरह के अनुकूल भाषा का प्रयोग करना है उन्होंने। अगर
छोटी क्लासेस के लिए है कि पुस्तक, तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे वाक्य हो और जो शब्द हो वो इतने कठिन शब्द ना हो कि बच्चा उसको समझ ही ना पाए। और अगर हायर स्केल के लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए कोई पुस्तक है, तो उसमें उनके अनुसार भाषा होनी चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिससे बच्चे का शब्द भंडार बड़ा होगा, विशाल होगा। ठीक है, तो पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु के हमने क्या देखना है, प्रस्तुतिकरण की भाषा को भी चयन का एक आधार मान करके चलना है। उसके बाद जो अगली चीज है जिसका हमें ध्यान रखना है वो है छात्रों की दृष्टि से उपयुक्तता। छात्रों की दृष्टि से उपयुक्तता। अब छात्रों की दृष्टि से क्या मतलब है कि बालक पुस्तक जिस उद्देश्य से पढ़ रहा है, जिस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पढ़ रहा है, उस आवश्यकता की पूर्ति किताब के द्वारा होनी जरूरी है, उस पुस्तक के द्वारा होनी जरूरी है। बालक क्यों पढ़ रहा है किताब को? बालक पढ़ रहा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या फिर जो भी टॉपिक वो पढ़ रहा है उस किताब में जो दिया गया है ना, वो बालक क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि उसको उस टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए, इसके लिए पढ़ रहा है। तो वो इन सब कसौटियों पर खरी उतरने वाली ये पुस्तक होनी चाहिए, छात्रों की आयु के अनुकूल होनी चाहिए, उनकी जो डिमांड है, जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वाली होनी चाहिए, उनके उद्देश्य को पूरी करने वाली होनी चाहिए। इसके अलावा उनकी योग्यता के और उनके शैक्षिक स्तर, यानी जिस भी क्लास की पुस्तक है उसके अंदर का मैटर उस क्लास के बच्चों के साथ उनकी योग्यता आयु के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से छात्रों की दृष्टि से भी वो एकदम उपयुक्त होनी चाहिए, बच्चों को उसका लाभ मिलने वाला होना चाहिए। फिर उसके बाद जो हमारा अंतिम बिंदु है वो है सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से। देखिए जो किताबें होती है ना, इनमें ज्ञान संचित होता है, हम सभी को ही पता है, हम बात कर चुके हैं इसके कॉन्सेप्ट वाली, हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें आपने ये जान लिया था कि ये संचार का और संचय का साधन है, एक सशक्त साधन है, ये आपको पता है। तो सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकता यानी जो हमारी किताबें हो वो समाज के डिमांड को पूरा करने के अनुकूल होनी चाहिए। समाज की जो डिमांड है, जो आवश्यकता है वो क्या है कि एक वो उसको समाज को अच्छे नागरिक चाहिए, ठीक है, यही चाहिए ना, समाज को तो अच्छे नागरिक चाहिए जो अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करे, योग्य नागरिकों की आवश्यकता है समाज को या राष्ट्र को। तो इसका मतलब किताब ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को योग्य नागरिक बना सके, ठीक है। तो उसमें जो भी पाठ्य वस्तु हो वो बालक में या फिर विद्यार्थियों में क्या लाए, एक योग्य नागरिक के गुणों को या मानवीय गुणों का उसमें विकास करने वाली होनी चाहिए, जो कि समाज की, किसी भी समाज की या फिर राष्ट्र की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से ये है पाठ्य पुस्तकों के चयन के आधार। अब हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक के प्रकार। पाठ्य पुस्तक के प्रकार, तो पाठ्य पुस्तकें दो प्रकार की होती हैं, गंभीर अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें और सामान्य अध्ययन के लिए सहायक पुस्तकें।
गंभीर अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकें और सामान्य अध्ययन के लिए क्या कर सकते हैं, सहायक पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। अब किस तरह से देखिए, गंभीर अध्ययन मतलब किसी टॉपिक के बारे में विस्तार से जानने से संबंधित जो भी पुस्तकें होती हैं उन्हें कहा जाता है या उनको कहा जाता है गंभीर अध्ययन की पुस्तकें। दो प्रकार की पाठ्य पुस्तकें होती हैं और सामान्य अध्ययन के लिए कुछ सहायक पुस्तकें लगी होती हैं। अब आप इनको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हम हिंदी की कक्षा की ही बात करते हैं तो कक्षा 11th या 9th या 10th या 12th क्लास में आपने देखा होगा कि कुछ एक हिंदी की एक स्पेशल बुक लगी होती है जिसमें गद्य भी होता है और पद्य भी होता है, ठीक है। वो होती है गंभीर पुस्तक या गंभीर अध्ययन की पाठ्य पुस्तक होती है। और यहाँ पे आप इसमें ये लगा सकते हो कि जैसे कोई एक कहानी लगा दी जाती है, जैसे रामायण की कोई पुस्तक लगा दी गई है किसी क्लास के अंदर, ठीक है, कोई उपन्यास लगा दिया किसी क्लास के अंदर, कोई कहानी लगा दी, लेकिन कहानी कैसी है, बहुत ही लंबी कहानी है। लंबी कहानी आपको पता ही है, कहानी में छोटी कहानी भी होती है और लंबी कहानी भी होती है। तो मान लीजिए या तो रामायण की जैसे मैंने बताया वो किताब लगा दी पतली सी, या फिर महाभारत की किताब लगा दी, मतलब कुछ ऐसा, पूरा रामायण महाभारत नहीं लगानी है, कहने का मतलब ये किसी एक अंश को लगा दिया, ठीक है, उसके किसी एक अंश को लगा दिया, किसी एक भाग को लगा दिया रामायण या महाभारत के, तो वहां पे वो किताब एक कहानी की तरह पढ़ी जाएगी और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो वो किताब तो कहलाएगी सहायक पुस्तक, ठीक है, वो तो कहलाएगी सहायक पुस्तक। और जो मेन किताब लगी हुई है ना हिंदी की, कोई भी क्लास है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, BA है, कोई भी समझ लो, तो वहां पे जो मेन पुस्तक लगी होगी जिसके अंदर गद्य और पद्य का मिक्सचर होगा, दोनों तरह के लेसन्स होंगे, तो वो होगी गंभीर अध्ययन की पाठ्य पुस्तक। और सामान्य अध्ययन में कोई भी कहानी लगा दी जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर किसी भी किताब को कोई अंश या भाग लगा दिया जिसको कि कहानी की तरह पढ़ते जाना है और बाद में क्वेश्चन आंसर करने हैं। बच्चा जिसको अपने आप भी पढ़ सकता है, ठीक है, एक अंतर हो, जिसके अध्ययन के लिए अध्यापक की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कहलाएगी सहायक पुस्तक। अब इन दोनों में देखिए भाषा का अंतर होगा, जो यहाँ पे भाषा प्रयोग में ली जाएगी वो थोड़ी सी कठिन भाषा या फिर कठिन शब्दों का प्रयोग किए हुए, जिसमें कि शिक्षक को खुद से सारा कुछ विस्तार से बताना होगा, विद्यार्थियों को ऐसे समझ में नहीं आएगी ये पुस्तक। और यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा होगी, बच्चा खुद भी उसको पढ़ सकेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बच्चे को ये भी कहा जा सकता है कि इस पुस्तक को आप थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज करके रोज पढ़ते रहो, बाद में अपने 15 दिन बाद जो भी जितने भी पेज हैं उसके अंदर, तो उसके बाद अपने इसके ऊपर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ऐसा भी इसको ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है सहायक पुस्तकों। तो इस तरह से ये 2 प्रकार की पुस्तकें होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांतों के बारे में। पाठ्य पुस्तक निर्माण के साधन, सिद्धांत। पाठ्य पुस्तक निर्माण के सिद्धांत, तो सबसे पहला सिद्धांत है पाठ्य वस्तु चयन का सिद्धांत। पाठ्य वस्तु चयन का सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं वैचारिक सामग्री या फिर विषय सामग्री चयन का सिद्धांत, ठीक है। पाठ्य वस्तु चयन भी कह सकते हो, विषय सामग्री चयन भी कह सकते हो इसको। तो यहाँ पे पाठ्य वस्तु चयन का सिद्धांत मतलब कोई भी पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना है आपने, या कोई भी लेखक जब पाठ्य वस्तु या फिर पुस्तक लिखे, पाठ्य पुस्तक लिखे, तो उसने किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि मैं पहले की क्लासेस में भी आपको बताती हूँ सिद्धांत का मतलब वो बातें जिनको हमने ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली चीज, तो जब भी कोई लेखक या रचनाकार या कोई भी व्यक्ति पाठ्य पुस्तक लिखेगा तो उसको क्या करना चाहिए, पाठ्य वस्तु चयन करते समय एकदम पूरी तरह से सटीकता रखनी चाहिए, ठीक है। जो भी कंटेंट वो चूज करेगा वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है, रेलेवेंट होना चाहिए उस क्लास के साथ जिसके लिए भी वो पाठ्य पुस्तक लिख रहा है, या जिन भी लोगों के लिए उसके श्रोता जो भी होने वाले हैं, जो भी उसके पाठक होने वाले हैं, उनके अनुकूल होना चाहिए। तो पाठ्य वस्तु का चुनाव बहुत ही सोच समझ करके करना चाहिए किसी भी पाठ्य पुस्तक लेखक को। उसके बाद जो दूसरा सिद्धांत जिसपे
लागू होना चाहिए वो है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत, और ये सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। लचीलेपन का सिद्धांत देखिए, लचीलेपन का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होना ना किसी चीज में। मतलब क्या, अगर जब भी आवश्यकता हो कुछ चेंज लाने की तो इसका मतलब इन पाठ्य पुस्तकों में भी चेंज लाया जा सके। देखिए बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिसके अंतर्गत हर रोज, जैसे मान लो साइंस की किताब है तो हर रोज वो क्या होती है, हम ये कह सकते हैं उसको रेनोवेट करने की जरूरत होती है, दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ एडिंग्स की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ठीक है। तो पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें कुछ भी बदलाव लाने की हमेशा गुंजाइश बनी रहे। पाठ्य पुस्तक लेखक लिखने के बाद ऐसा नहीं सोचे कि ये कंप्लीट है, अब इसमें कभी कोई चेंज नहीं लाने वाला हूं मैं, या फिर नहीं लाया जा सकेगा, नहीं। उसको ऐसा, पाठ्य पुस्तक को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें जब भी जरूरत हो, जैसे ही समाज की डिमांड कुछ और हो जाए, सोसाइटी कुछ और रिक्वायरमेंट रखे पाठ्य पुस्तक से, तो उसमें बदलाव लाना पॉसिबल हो सके, ठीक है। इस तरह से लचीलेपन का सिद्धांत भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद है जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। जीवन से संबद्धता का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन से संबंधित होना चाहिए, पाठकों श्रोताओं के जीवन से संबंधित होकर के ही जो पाठ्य वस्तु है वो होनी चाहिए। बिल्कुल उनके जीवन से संबंधित उदाहरण लेने चाहिए, ताकि पाठक या श्रोता जब भी उस पुस्तक को पढ़ेगा, सुनेगा उसको, तो ऐसे लगेगा कि अच्छा ये तो बिल्कुल मेरी ही कहानी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनरियल सा कुछ लगे, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि वास्तविकता को दिखाना है, ठीक है। वास्तविकता को दिखाना है, ऐसे नहीं कि आप जो है बहुत ही कल्पना में खो गए हो, रियलिटी से बहुत दूर निकल गए हो, और जो पाठक है, श्रोता है, उसको आपकी किताब पढ़ करके कुछ ये लग ही नहीं रहा कि इसमें कुछ रियलिटी भी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से जीवन से संबद्ध, जैसा वास्तव में सब कुछ है, हमारा जीवन है, उसी से ही उदाहरण लेने चाहिए, उसी से ही कंटेंट लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत, समन्वय होना मतलब तालमेल होना। अब किसी पुस्तक के अंदर मान लीजिए बहुत सारे चैप्टर्स लगे हुए हैं, लेकिन उनमें कोई तालमेल नहीं है, फिर किसी एक स्पेशल, अगर मैं बात करूं किसी चैप्टर की, तो उस चैप्टर में भी कोई जो जानकारी दी गई है वो सारी आगे पीछे है। पहले जैसे आप देखिए कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को बताते हैं, फिर उसके हम बताते हैं विशेषताओं के बारे में, उसके किसी स्कोप अगर क्षेत्र है उसका तो उसके बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और इसके अलावा फिर हम उसके मान लीजिए कोई डीमेरिट्स मेरिट्स की बात करते हैं तो गुण पहले पढ़ाते हैं, फिर दोष पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ सीक्वेंस है ना, फिर सुझाव देते हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस होता है, एक उसका तरीका होता है, एक तालमेल बिठाया जाता है उस चैप्टर के अंदर। तो आपने पाठ्य पुस्तक निर्माण के समय ये भी एक लेखक को देखा जाना चाहिए, के द्वारा देखा जाना चाहिए कि उसमें समन्वयता का गुण होना चाहिए, ठीक है। उसमें चैप्टर के अंदर जो एक सीक्वेंस में चलने की बात है, तो एक सीक्वेंस में चलना है, पहले कॉन्सेप्ट, फिर उसकी विशेषताएं, अगर उसके एरिया है, टाइप्स है तो वो आएंगे, फिर उसके गुण आएंगे, फिर उसके दोष आएंगे, और फिर उसके सुझाव आएंगे, सजेशंस आएंगे लास्ट में। तो इस तरह से एक सीक्वेंस में चले। और ये तो बात हो गई एक चैप्टर की। अगर हम बात करें कि इस चैप्टर से भी बढ़कर अगर सारे चैप्टर जितने भी उसमें चैप्टर दे रखे हैं तो उनका भी एक सीक्वेंस होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर जाना है। पहले टॉपिक्स जो रखे जाएंगे वो बिल्कुल बेसिक होंगे। कई बार तो क्या होता है कि पिछली कक्षा के होते हैं, कई बार तो आप देखा करो पीछे की क्लास से रिलेटेड जो पीछे भी बच्चे पढ़ के आए हैं, बस उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके, बदलाव करके, और फिर अगली क्लास में लाया जाता है, फिर वहां से बेस बना करके फिर धीरे धीरे सरल से कठिन की ओर उनको लेकर के जाया जाता है। तो ये जो तरीका होता है, ये जो सिद्धांत होता है, वो कहलाता है समन्वय का सिद्धांत। इसके बाद जो अगला सिद्धांत है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है वो है क्रिया का सिद्धांत। तो क्रिया भी करवानी है
जैसे लेसन खत्म होने पर दिया हुआ है कि इस टॉपिक पर वाद विवाद कराया जाए, या फिर इस पर जो है किसी गोष्ठी का आयोजन कराया जाए, विचार विमर्श कराया जाए, तो ऐसे भी उसमें लास्ट के अंदर चैप्टर खत्म होने पर ऐसा वर्क भी दिया होना चाहिए जिससे कि बच्चे कुछ क्रियाएं कर सके, क्रियाशील रह सके। उसके बाद नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। तो बच्चे की रुचि के अनुकूल किताब की रचना करनी चाहिए किसी भी लेखक को, ठीक है। किसी भी लेखक को किताब की रचना करते समय बच्चे की रुचि का ध्यान रखना है। जिस भी लेवल के लिए उसने किताब लिखी है उसको ध्यान में रख करके ही उसने किताब लिखनी है, ठीक है। इस तरह से ये कुछ सिद्धांत हैं जो पाठ्यपुस्तक निर्माण के समय ध्यान रखी जाने वाली बातें होती हैं। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है हिंदी शिक्षण में पाठ्यपुस्तक का महत्व, ये प्रकरण कंप्लीट हो गया, संपूर्ण हो गया है। अब हम अपनी अगली क्लास में कुछ अलग पढ़ेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली कक्षा में। जय हिंद।